नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ वसुंधरा कुंवर। खबरों की शुरुआत करेंगे कुमाऊं की कुछ अहम खबरों के साथ। स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर पार्षद रोहित कुमार का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। आज पार्षद रोहित कुमार और साथियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया और साथ ही वहां पहुंचे पार्षद हेमंत शर्मा ने कहा कि रोहित कुमार द्वारा किया जा रहा आंदोलन जनता की भलाई के लिए है और इसमें वो अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने को तैयार हैं। साथ ही वहां पहुंची पूर्व छात्रा उपाध्यक्ष गुड्डू बिष्ट ने कहा कि आज की परिस्थिति में जिस तरह स्कूल माता पिता के ऊपर अनुचित दबाव बना रहे हैं वह पूर्ण रूप से गलत है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस संबंध में सरकार और संवैधानिक पदों पर बैठे उच्च अधिकारियों को गहनता से विचार करना चाहिए जिससे कि जनता को कुछ राहत मिल सके। सर, मेरा तो इसमें पूरा समर्थन है। मेरी अपनी खुद की एनजीओ भी है जो सोशल वर्क करती है और मुझे ये लगा कि ये बहुत एक जेन्युइन धरना जो प्रदर्शन यहाँ पे किया है, इससे लोग मेरे ख्याल से और ज़्यादा जागरूक होंगे। आप देख ही रहे हैं कि लोगों का रोज़गार बहुत छूट चुका है। काफ़ी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं हम लोगों को कि जहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, ना लोगों के पास इनकम ऑफ सोर्स है। सिर्फ एक ऑनलाइन जो एजुकेशन जो देने की बात कही है, मुझे नहीं लगता कि इससे पब्लिक और ये सब सेटिस्फाइड है। ये फॉर्मेलिटीज़ की जा रही हैं तो इनको बंद करना चाहिए मुझे लगता है, इसलिए मेरा यहाँ पे पूरा समर्थन है जी। खासकर फीस माफी को लेके, फीस को लेके जो अभिभावकों पे दबाव बना है उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, अब ये है कि बच्चों को एडमिशन पेरेंट्स ने पहले ही करा दिया है, सेशन आधे से ज़्यादा चल चुका है, तो पेरेंट्स के लिए भी एक ज़बरदस्ती हो गया है कि उन्हें पे करना ही करना है। कितनी मजबूर हैं वो, सरकार इस चीज़ को समझ ही नहीं रही कि वो कहाँ से इसको फुलफिल करेंगे। तो मुझे लगता है कि सभी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस चीज़ में सबको आगे आना चाहिए और इस चीज़ को पूरा करना चाहिए। जी, सरकार की क्या भूमिका देखती हैं, किस तरीके से देखती हैं सरकार की भूमिका को इसमें? सर, सरकार तो बहुत लो तरीके से काम कर रही है इसमें, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग सभी लोग देख ही रहे हैं कि सरकार का इसमें कोई पॉजिटिव वे नहीं आ रहा है। वो हर टाइम में कह रही कि पढ़ाना है तो आपको फीस तो भरनी पड़ेगी और ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आपके बच्चों के साथ ये होता तो क्या आप ऐसा कर पाते? ये रियलिटी है, ऑनलाइन क्लासेस देना, और जो बच्चा जो लोअर टाइप का है, जो पढ़ नहीं पा रहा, जो इसको समझ नहीं आता, क्या वो ऑनलाइन क्लासेस से पूर्व कर पाएगा उस चीज़ को? ये हमारे छोटे भाई ने जो आज चौथा दिन है धरने का, आज जो रोहित ने करा, तो आज अब काफ़ी पार्षद जो लोग आए हैं, कभी आए लोग भी आए हैं और इनको जितने भी पार्षद हैं हम तो अपना समर्थन दे चुके हैं। और मैं चाहता हूँ कि सभी अभिभावक जितने हैं, जितने बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, वो सभी रोहित को समर्थन करें, मैं तो ये कहूँगा। और क्या पता इससे जो राज्य सरकार है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या पता थोड़ी बुद्धि आए जो फीस माफ कर दें बच्चों की। रोहित कुमार जी की सोच को क्या कहेंगे? उसकी सोच को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा छोटा भाई है और मैं चाहता हूँ कि वो आगे, अगर हमारा छोटा भाई आगे इस पद में चल रहा है तो हम उसके पूरे साथ खड़े हैं। जहाँ चलना है, जहाँ धरना देना है, जहाँ पुतले फूकने हैं, जहाँ हवन करना है, जो चीज़ करना है हम उसके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला कर देंगे, उसका सदा उसके साथ रहेंगे। जी, आप भी एक जन प्रतिनिधि हैं, तो उस नाते आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो अपनी क्षेत्र जनता से यही कहूँगा कि भाई ये छोटा भाई हमारा रोहित जो इतना अकेले चल रहा है, इसका सब जने मिलकर सबने साथ दें और ताकि ये मजबूत हो। ये मजबूत होगा तो ये आपके हित के लिए ही लड़ रहा है, ना कि अपने उसके लिए लड़ रहा है। और मेरा सभी आवेशों से निवेदन है कि भैया कम से कम रोहित का इस वक्त साथ दो। क्या पता इससे हमारे शिक्षा मंत्री जो है उनको बुद्धि आ जाए, मुख्यमंत्री को वो आ जाए, बस यही है बस हमारा कि सभी जने संग इकट्ठा होकर काम करें। और पहले दिन हम नॉर्मली धरने पर बैठे, उसके बाद हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया और हस्ताक्षर अभियान हमारा कल भी चला और हमारा हस्ताक्षर अभियान आज भी जारी था। लेकिन उसके साथ साथ आज हमने हवन यज्ञ करवाया, जिसके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि वह जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए कोई पैकेज बनाए और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल बंद होने के बाद भी उनसे फ़ीस ली जा रही है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई की जा सके। तो हमारा आज का प्रोग्राम यही था कि हवन हमने कराया है और कल का प्रोग्राम हमारा ये रहेगा कि हम सरकार की अर्थी निकालेंगे अगर वो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करती है तो, और फिर इसी तरह से हमारा ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं सुनते हैं। ये जो कोरोना जो हमारी महामारी जो हमारे देश ने झेली है, तो स्कूल वालों से हमें थोड़ा सा एक परेशानी ज़रूर है कि जहाँ हमारे प्रधानमंत्री से लेके हर राजनेता से लेके समाज सेवी लोगों ने इतना कुछ करा है, तो जो स्कूल के जो ओनर्स हैं वो इतने गरीब नहीं है कि अगर वो 2-4 महीने किसी बच्चों से फीस नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। कभी वो बहाना बना दे रहे हैं टीचिंग स्टाफ का, और मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट ने एक बार ये भी कहा था कि टीचिंग स्टाफ का पैसा हम देंगे, उसके बाद उन्होंने नया बहाना बना दिया ऑनलाइन क्लासेस का।
मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बात बताइए, जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के बाद भी अभिभावकों को ट्यूशन भेजना पड़ता है अलग से, तो भी उसकी पढ़ाई समझ में नहीं आती है, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या समझ में आएगा। तो हमारा पार्षदों का और हम लोगों का जो एक्टिव समाज का मानना ये है कि आपका ये सिर्फ बहाना है कि किसी तरह से हम स्टूडेंट से, टीचर से, समाज से पैसा वसूल करें। जब सब कुछ अब लोग इसमें इतना लगे हैं, समाज सेवी लोग लगे हैं, नेता लगे, नेताओं के जो विधायक सांसदों के इनमें निधि भी कट चुकी है, करोड़ों अरबों रुपए कट रहा है, और सब किसी न किसी रूप में सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो एक मूंगफली का ठेला वाला है या कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वाला है, हर किसी का सहयोग है। तो क्या स्कूल इतना सहयोग नहीं कर सकता है? अगर वो 2 महीने 3 महीने फीस नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल का घर में राशन नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो करे तो जिनके पास करोड़ों रुपए कम से कम वो कुछ नहीं करे, तो समाज में ये सहयोग तो कर सकते हैं कि स्टूडेंट से 2-4 महीने पैसा ना लें, क्योंकि उनकी सेहत में फर्क नहीं पड़ेगा। उधम सिंह नगर जनपद के जिलाधिकारी ने जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें विभाग से शिक्षा के संबंध में जानकारी ली गई। डीएम ने अधिकारियों को से साफ तौर पर कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत छात्रों को शिक्षा का अधिकार मिलना जरूरी है। कोरोना काल में छात्रों को दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा में आ रही समस्याओं पर बोलते हुए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा में छात्रों को नेटवर्क की समस्या आ रही है। इसी के साथ कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके पास अच्छा मोबाइल नहीं है तथा कुछ छात्रों के पास मोबाइल ही नहीं है। इसके लिए बैठक में यह रणनीति बनाई गई कि हर महीने बंटने वाले मिड डे मील के दौरान छात्रों को पढ़ने व कार्य करने के लिए स्कूल द्वारा एक वर्कशीट तैयार करके अभिभावकों को दी जाएगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई चलती रहे। ऑनलाइन पढ़ाई की बात है, चूँकि कोविड-19 के दृष्टिगत स्कूल बंद है, तो उसमें विभाग की तरफ से व्हाट्सएप के माध्यम से नेशनल का एक चैनल था, उसके माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है विभाग के द्वारा। लेकिन अभी बीच में थोड़ी समस्या आ रही है कि कहीं नेटवर्क ही रहती और कुछ बच्चों के पास सुविधा नहीं रहती अच्छे मोबाइल फ़ोन्स की या इस टाइप की सुविधा। तो अभी विभाग को ये निर्देशित किया गया, जब एमडीएम का आपका बढ़ता है ना, तो उस दौरान एक वर्क शीट बना लेंगे और जब उनके पेरेंट्स आएंगे उनको उस समय हैंड ओवर कर देंगे जिनके पास ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है, और जब वो वापस दोबारा से आएंगे दूसरे महीने तो उसको सबमिट कर देंगे। उधम सिंह नगर के एसईएमओ डॉक्टर अविनाश खन्ना ने जानकारी देते हुए कहा कि बरसात के मौसम में तापमान में गिरावट आई है। इस मौसम में मौसमी बुखार भी शुरू हो गया है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण के लक्षण बदल सकते हैं। लोगों में वो सिम्टम भी दिखाई दे सकते हैं जो अब से पहले कोरोना संक्रमितों में नहीं पाए गए। हालांकि अभी कोरोना के सिम्टम वही हैं, अतः इस मौसम में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि लोगों को इससे बचने के लिए बाहरी खान पान पर नियंत्रण करना चाहिए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना भी जरूरी है। जैसे जैसे बरसात का सीज़न अब ये चालू हो गया है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है और जो है तापमान में गिरावट आई है, तो इसके कारण से जो वायरस का म्यूटेशन है वो हो सकता हो, संभवतः हुआ हो। इसमें जो है सिम्टम्स वही हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल डेज़ में जो हम लोग की एक वायरल की जो प्रतिक्रिया होती है, वो अब जो है वायरल सीज़न भी शुरू हो गया है, तो उसमें जो है चांसेस हैं कि जो है लक्षण जो है कुछ अलग दिखाई दें या कोई नए लक्षण भी दिखाई दें, और जो पहले लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे वो अब दिखने शुरू हो सकते हैं। इसमें लोगों को सावधानी ये है कि बाहर के खान पान से ज़्यादा बचें और जो अपना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर लगाएं। मामला सिडकुल स्थित अमूल ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, जहां बिना किसी पूर्व सूचना के दिनांक 24 जुलाई से कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। आपको बता दें कि अमूल ऑटो कंपनी टाटा की वेंडर है और अशोका के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी ने 6 महीने से कर्मचारियों को कंपनी चलने का भरोसा देकर बिना किसी पूर्व सूचना के कंपनी बंद कर दी। कर्मचारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही कंपनी प्रबंधक ने सभी श्रमिकों को आश्वासन दिलाया था कि जल्द ही सब अच्छा हो जाएगा और कंपनी सुचारू रूप से चलेगी, परंतु बिना किसी पूर्व सूचना के सारे कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का नोटिस गेट पर चस्पा कर दिया गया है। कंपनी प्रबंधक ने कहा कि कंपनी में काम न होने की वजह से हम कंपनी बंद कर रहे हैं, जबकि कंपनी में लगातार मटेरियल आ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक हमारा संपूर्ण हिसाब किताब नहीं हो जाता, तब तक हम कंपनी प्रबंधक के खिलाफ लड़ेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कंपनी गेट पर ही आत्मदाह करेंगे, मगर हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। कोरोनिल दवा निर्माण मामले में बाबा रामदेव को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत की खंडपीठ ने कोरोनिल दवा निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है और अधिवक्ता मणि कुमार पर गलत जनहित याचिका दायर करने पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता मणि कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बाबा रामदेव व उनके सहयोगी आचार्य बाल तोषे ने हरिद्वार में कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए पतंजलि योगपीठ के दिव्य फार्मेसी कंपनी द्वारा कोरोनिल दवा को लॉन्च किया, लेकिन बाबा रामदेव की दवा कंपनी ने ICMR द्वारा जारी गाइडलाइनों का पालन नहीं किया और आयुष मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति नहीं ली। साथ ही बाबा के द्वारा आयुष विभाग उत्तराखंड से कोरोना की दवा बनाने हेतु आवेदन नहीं किया गया। बाबा रामदेव द्वारा जो आवेदन किया गया था वह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु किया गया था, जिसकी आड़ में बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा का निर्माण का दावा किया। कंपनी ने बताया कि निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान द्वारा दवा का परीक्षण होना बताया गया, जबकि निम्स का कहना है कि उन्होंने ऐसी किसी भी दवा का क्लिनिकल परीक्षण नहीं किया। लिहाजा दिव्य फार्मेसी समेत दवा बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई करी जाए और दवा निर्माण समेत उसकी बिक्री पर रोक लगाई जाए। मणि कुमार जी ने PIL फाइल की थी, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं। उन्होंने पतंजलि को पार्टी बनाया था कि पतंजलि ने कोरोनिल नामक एक दवाई बनाई है, लिहाजा कोरोनिल दवा बनाई नहीं जा सकती, लाइसेंस नहीं था उनके पास। जो भी लाइसेंस था केवल इम्यूनिटी बूस्टर का था। तो पतंजलि को उन्होंने पार्टी बना दिया था। तो हम लोग का ये कहना था कि पतंजलि ने ऐसी कोई दवा नहीं बनाई है, बल्कि जो भी दवा बनाई है वो किसी अन्य फर्म ने बनाई है। कोर्ट ने इस पे संज्ञान पे नोटिस लिया और उन्होंने कोर्ट ने पिटिशनर को ये बोला कि आपने करेक्ट फैक्ट के साथ जो है आपने ये पिटिशन नहीं फाइल की है और आपने बड़े सरसरी तौर पर पिटिशन ड्राफ्ट करके गलत फैक्टों के आधार पर जो है आपने पिटिशन फाइल की है। लिहाजा तो उसके बाद से पिटिशनर के काउंसिल ने एक एफिडेविट दिया कि साहब हमने गलती हो गई, ये हमने गलत पिटिशन फाइल कर दी है और हमें पिटिशन वापस करने के लिए परमिशन दी जाए, इजाज़त दी जाए। कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन तो सुनवाई की विड्रॉल करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने उनको कहा कि इस तरह से गलत पिटिशन फाइल के लिए एक गलत मैसेज जाता है समाज में, इस तरह से पिटिशन, और पर्टिकुलरली जब आप वकील हों तो इस तरह से बिना फैक्ट को वेरीफाई करके पिटिशन नहीं फाइल करनी चाहिए। कोर्ट ने पिटिशन डिसमिस कर दी और 25,000 रुपये उन पर कॉस्ट भी इम्पोज किया है। उधम सिंह नगर के किच्छा में एक चिटफंड कंपनी लोगों को जल्द अमीर बनाने का सपना दिखाकर फरार हो गई। बताया जा रहा है कि कुमाऊं निधि लिमिटेड नाम की इस कंपनी ने स्थानीय लोगों को 18 महीने में पैसा दुगना करने का वादा करके निवेश कराया और उसके बाद लाखों रुपए लेकर फरार हो गई। पुलिस कंपनी के मालिक के साथ ही कंपनी के मुलाजिमों की तलाश में जुट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी ने बकायदा किच्छा की मेन मार्केट में आलीशान ऑफिस खोला हुआ था, जहां पर किच्छा के सैकड़ों लोगों ने अपना निवेश खाता खोला था। बावजूद इसके कंपनी ने पहले लोगों के खाते का समय पूरा होने पर कई महीने तक टाला और फिर कंपनी को ताला लगाकर 9-2-11 हो गए। खाता धारक जब कंपनी पहुंचे तो वहां ताला लटका देख सन्न रह गए। इसके बाद लोग कंपनी के प्रबंधक के घर पहुंचे तो पता चला कि वह सब कुछ बेचकर जा चुका है। इसके बाद लोगों ने ठगी का मामला किच्छा कोतवाली पहुंचकर कंपनी के नाम पर रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर पुलिस से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। इस पर पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है। इसमें आज ये कुमाऊं निधि लिमिटेड शाखा किच्छा में कोई एक ये कंपनी है, इसके डायरेक्टर राजू चौहान, अजय कुमार गोयल और मंजू चौहान, इन्होंने के द्वारा जो जनता से जो है एक आरडी जो 100 रुपया पर डे के हिसाब से आरडी खुलवा रखी है। और तो आरडी का समय व्यतीत होने के बाद कुछ लोगों को पैसा नहीं मिला तो ये लोग जो तहरीर लेके थाने आए। इस संबंध में जो अभी जांच की जाएगी कि भाई कौन सी कंपनी है, इनके द्वारा जो खुली दिया गया है और जांच बंद जो भी उचित कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो 200 रुपये रोज किस्तें जमा करते थे, तो इन्होंने कहा कि आपको डबल पैसे करके हम देंगे। डबल करने के चक्कर में 1 साल हो गई हमको, मतलब लारा में देते रहे। फिर उसके बाद बोले 6 महीने के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, 3 महीने के बाद पैसे मिल जाएंगे, ऐसे करते रहे हमको। करने के बाद में अब इनके घर गए तो इनके घर में पता लगा कि बेच दिया था। अच्छा। ऑफिस में गए तो ऑफिस में भी ताला लगा हुआ था। 300 रुपये डेली और 200 रुपये डेली रोज का था। 1 साल का खाता था ये, हमने जमा करा, हमारा 1,06,800 रुपये जमा है, लेकिन अब ये दे नहीं रहा है। 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अब ये भाग गए, ताले पड़े हैं इनकी ब्रांच में, घर पे भी और ब्रांच में। उधम सिंह नगर जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। खबर किच्छा विधानसभा क्षेत्र की है, जहां आजाद नगर स्थित शीट प्लांट के पीछे 2 शव पड़े हुए मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दोनों की शिनाख्त करवाई तो दोनों पति पत्नी निकले, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक किच्छा वार्ड 3 निवासी चंद्रपाल व उसकी पत्नी कमला देवी
5 अगस्त बुधवार शाम से लापता थे। दोनों मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके गायब होने पर परिजनों व आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें काफी तलाश किया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल सका, जिसके बाद उनके बड़े बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार की शाम को जब कुछ लोग सीड प्लांट के पीछे तलाश में जुटे थे, तभी दोनों के शव झाड़ियों में पड़े दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल सही वजह रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। काम पे गया था तो कल शाम में उस दिन शाम को रात में 10 बजे आया मैं वहाँ के काम पर से। तो मेरा छोटा वाला भाई है, उसने बताया कि मम्मी पापा इतने टाइम से नहीं आए, मतलब 6 बजे, परसों शाम 6 बजे से नहीं आए थे घर पे। मम्मी पापा अरे यहाँ काम करते हैं ना, यहीं पे जहाँ आप देख रहे हो यहीं काम करते हैं, तो मम्मी पापा पैसे लेने आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पूछने के लिए आया इनसे कि आप बता दो मम्मी पापा आए, तो इन्होंने मना कर दिया मेरे से कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए। आज यहाँ पे फिर मैंने एप्लीकेशन दी थाने में 12-1 बजे के टाइम पे। फिर उसके बाद अब भी पता लगा 4-5 बजे। ये दोनों लोग चंद्रपाल जी और उनकी धर्मपत्नी कमला देवी, ये 5 तारीख को शाम को 5:30-6 बजे घास काटने के नाम से और ये जो बीज गोदाम है यहाँ कुछ हिसाब किताब करने के नाम से घर से निकले थे, दरांती लेके आए थे और फिर घर वापस नहीं आए। तो घर वाले ने ढूंढ खोज की, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। आज जिनको जानकारी हुई कि डेड बॉडी यहाँ जो डेड बॉडी पड़ी है, फिर जब पुलिस हम सब मौके पर आ गए हैं, देख लिया तो डेड बॉडी उन्हीं की है। और जैसे मैंने पहले बताया कि अब इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराएंगे, मृत्यु का कारण तब स्पष्ट हो पाएगा। वैसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ पॉइजनस चीज़ उन्होंने लिया हुआ है। फिलहाल कुमाऊं बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।